हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई विश आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम आपके सामने है सेट। तो हम बात करेंगे सेट के बारे में कि सेट होता क्या है, किस प्रकार से इसका यूज़ है और कहाँ कहाँ ये यूज़ आता है। तो सबसे पहले इसके बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लें कि सेट हमारे पास जो चैप्टर है उसका यूज़ कहाँ होता है, हम इसको कहाँ काम में लेते हैं। तो सिंपली देखा जाए तो हमारे बहुत सारे चैप्टर हैं। सबसे पहले हमारे पास सेट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो हमारे पास आता है चैप्टर फंक्शन में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं हम इसको फंक्शन। फिर फंक्शन से पहले हमारे पास एक चैप्टर और होता है जिसमें आता है रिलेशन। तो इन दोनों में सेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके बिना ये चीज़ों की ऐसा मानो कि अधूरे से है। इसके बाद में अगर हम बात करें, रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, कैलकुलस वाला, कैलकुलस का पार्ट। कैलकुलस पार्ट में हमारे पास सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। इसके बगैर इसमें कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हमारे पास आसानी से सोल्व नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर हमारे पास सेट का अच्छा नॉलेज है, सेट के बारे में अच्छे से पता है, तो हम इनकी चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। तो सेट हमारे पास रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, कैलकुलस हो गया। उसके बाद में हमारे पास 11th क्लास का एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज इस चैप्टर में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, कि जहाँ पर हम सेट का यूज में लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक और आता है चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मोस्ट चैप्टर हैं जिनमें हमारे पास सेट का डायरेक्ट यूज होता है कि अगर आपको सेट आता है तो ये चैप्टर में बहुत ही आसानी हो जाती है। या ऐसा मानो कि इन चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो सेट का यूज होता ही होता है, जिसके लिए आपको सेट का नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो सेट होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन की बात करेंगे इसे, ठीक है। सेट की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इंग्लिश में, मैं हिंदी में भी रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों टाइप के विद्यार्थियों के लिए है। दोनों मीडियम के बच्चे से पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ में आने वाली लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। देखो, सेट इज वेल डिफाइंड, सबसे पहले एक नाम तो आया वेल डिफाइंड, ठीक है। कलेक्शन का मतलब संग्रह हो गया। कलेक्शन मतलब संग्रह या इकट्ठा करना, एक जगह इकट्ठा करना। उसके बाद में डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, भिन्न, भिन्न भिन्न या अलग अलग, ठीक है। कि मतलब सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब संख्याओं या वस्तुओं का एक संग्रह। वो भी कौन सी संख्या है? कौन सी? अलग अलग संख्याओं, ठीक है। अलग अलग वस्तुओं, अलग अलग संख्याओं का एक संग्रह जो क्या हो? वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ से मतलब है सुपरिभाषित। अब कुछ नाम हमें इंग्लिश से जल्दी समझ में आते हैं, कुछ हिंदी से जल्दी समझ में आते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नाम आ गया सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित मतलब जो अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सके, जिसको आसानी से या अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सके। कि जैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है 1 से 10 तक की गिनती, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स। तो 1 से 10 तक आराम से सुपरिभाषित है क्योंकि सभी के लिए वो सेम रहेंगे। 1 से बोलूँगा 10 तक, सब आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपको बोलूँ कि किन्हीं 5 विद्यार्थियों के नाम, अब से किन्हीं 5 विद्यार्थियों मतलब कौन से 5 विद्यार्थी, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है। मैं बोलूँ 11th क्लास के 5 विद्यार्थियों के नाम, 11th क्लास के कौन कौन से 5 विद्यार्थी, 11th आर्ट्स में बात करें, साइंस में बात करें, कॉमर्स में बात करें, एग्रीकल्चर में, अलग अलग स्ट्रीम में। तो हमारे पास जो सेट हो वो क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित। जो संग्रह ले रहे हैं अलग अलग वस्तुओं का, वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले कंडीशन उसमें सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे मैंने लिया 1 से 5 तक, 1 2 3 4, ये 1 से 4 तक नंबर्स, ठीक है। और मैं लूँ 1 से ले लो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, A-E-I-O-U, ये हमारे पास क्या सुपरिभाषित है। जैसा मैं बोलूँगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, आप क्या बोलोगे? सर A-E-I-O-U, तो A-E-I-O-U। अब इनको जो इकट्ठा करके एक जगह इनका संग्रह हो गया, इकट्ठा कर लिया, वो आपके पास क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। तो सेट की कंडीशन क्या हो गई? सेट आपके पास क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन है वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अलग अलग वस्तुओं या अलग अलग संख्याओं या अलग अलग चीज़ों का आपके पास एक सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। उसको क्या बोलोगे आप? सेट बोलोगे। आई बात समझे? सेकेंड हमारे पास है, इसके एग्जाम्पल्स हम अभी देखेंगे। हमारे पास है अरेंजमेंट डज नॉट मैटर। इसमें जो अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं करता कि आप पहले कौन सा लिख रहे हो, बाद में कौन सा लिख रहे हो, बीच में कौन सा लिख रहे हो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, ठीक है। कि आप जब भी सेट के एलिमेंट लिखते हो, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था करना, व्यवस्थित करना, तो व्यवस्थित क्रम, या सिंपल सी बात में बात कर लें यहाँ पे क्रम, तो इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता। जो आप एलिमेंट्स को लिखते हो यहाँ पे जो होते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट, अवयव, ठीक है। ये हो गया एलिमेंट।
यहाँ पे लिख दो एलिमेंट हो गया, या बोलते हो हिंदी में इसको बोलते हो अवयव। ठीक है, तो ये अवयवों का क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें। क्रम कैसे होता है, जहाँ पे 1 2 3 4 लिखा, आप इसको लिख सकते हो 2 3 4 1। ठीक है, या ऐसे लिख दो आप 3 2 4 1। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे लिखो वो आपके पास सेट ही कहलाएगा। तो दूसरी बात को इसमें क्या हो गई कि अरेंजमेंट इसमें मैटर नहीं करता, आप इसका अरेंजमेंट कैसे भी ले सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट बात पे। आपके पास क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। किसकी बात कर रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं। एग्जांपल्स लेंगे, देखो पहला एग्जांपल है द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदियों के नाम, या भारत की नदियां कौन कौन सी नदियां हैं भारत में, आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो। 100 नदियां, 200 नदियां, 150 नदियां। ठीक है, तो ये फिक्स है, वेल डिफाइन हो गया। क्यों, क्योंकि भारत की बात कर रहा है और भारत की सिर्फ नदियों की बात कर रहा है। तो भारत में नदियां कितनी हैं, इनके बारे में आप बता सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं, ये आपको पता नहीं हो, लेकिन अगर सिंपली भाषा में बात करें तो हम वो सेट इस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए कि सबके लिए सेम हो। तो अगर जो नदियाँ 100 हैं वो मेरे लिए भी 100 है, आपके लिए भी 100 है। ठीक है, तो वेल डिफाइन है। अगर मैं बोलूंगा कि 10 का नाम लेता हूं तो मेरे लिए 10 है, इंडिया में अगर 10 नदियां हैं तो आपके लिए भी 10 है, मेरे लिए भी 10 है। अब आपको पता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन इसका जो सेट होगा वो वेल डिफाइन होता है, तो वेल डिफाइन सेट हो जाएगा ये। तो ये क्या कहलाएगा, एक सेट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180। 180 का प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड करने आपको आते हैं। ठीक है, तो 100 से गुणनखंड करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 9, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये मेनली ये आएंगे, इसमें एक 2 भी फिर से आएगा और एक 3 भी आएगा। तो 4 9 9 5 45 और 45 90 180। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके आ गए प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे मेन प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए, 2 3 5। तो ये इसका सेट बन गया। इसके अलावा कोई इसके प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है। 1 तो क्या देखो सभी का प्राइम फैक्टर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स, अब वहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में नहीं आता, फैक्टर्स में आता है, लेकिन प्राइम फैक्टर की बात करें तो अभाज्य में 1 नहीं आता आपका, तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अभी हमने लिया था, कौन सा लेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन से होंगे, वोवल्स, इंग्लिश अल्फाबेट। वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसका जो सेट बनेगा कौन सा बनेगा, ए ई आई ओ यू, ये आपके पास सेट बन गया। ठीक है, मैं बोलूं 1 से 10 तक के विषम संख्याएं, ओड नंबर्स, ओड नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, विषम नंबर्स, विषम संख्याएं 10 से छोटी वाली, तो इनका सेट देखेंगे आपके पास आएगा 1 3 5 7 9। तो ये भी फिक्स हो गया। इसमें भी एलिमेंट क्या फिक्स आ रहे हैं, इसके अलावा कोई एलिमेंट बचेगा नहीं इसमें, तो ये हो गया वेल डिफाइन। ठीक है, या इसमें बोलो नेचुरल नंबर्स का, एन ओड नंबर्स नेचुरल नंबर के लिए। अगर आप इंटीजर्स की बात करोगे तो इंटीजर्स में नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, होल नंबर की बात करोगे तो होल नंबर में भी यही आएंगे। तो हमारे पास यह प्रकार से क्या हो गया, वेल डिफाइंड सेट हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं बोलूं भारत के खूबसूरत व्यक्तियों का समूह है, भारत के कुछ या 5 खूबसूरत व्यक्तियों के नाम। तो आप उसको कोई एक फिक्स बायोडाटा नहीं है कि आप खूबसूरती की पहचान कैसे करोगे। ठीक है ना, कि वेल डिफाइंड सेट नहीं बनेगा। आपको खूबसूरती की पहचान करनी है, खूबसूरती कैसे, रंग से करोगे, कद से करोगे, हेल्थ से करोगे, ठीक है, बालों से करोगे, उनके बोलने चालने से करोगे, तो उनकी खूबसूरती की पहचान किस प्रकार से करोगे। तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, इसके लिए कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। तो आपके पास ये वाला सेट हो गया, एक एग्जांपल हो गया 5 सबसे खूबसूरत व्यक्तियों का समूह है। तो ये एक सेट नहीं होगा।
ठीक है, सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम खूबसूरती को वेल डिफाइन नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे पास और एग्जाम्पल होगी, किसी लेखक के द्वारा लिखी गई किताबों का समूह है। किसी लेखक की बात कर रहा हूँ, अगर किसी लेखक की बात आ गई तो कोई एक लेखक अपनी ज़िंदगी में कितनी किताबें लिख सकता है? 100, 200, 1000, 5000, 10,000, है ना? उसकी कितनी कैपेसिटी है? इतनी लिख सकता है। तो ये इसका सेट भी क्या हो जाएगा? वेल डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ 5 बेस्ट बुक्स की, तो बेस्ट बुक्स वाले क्या हो जाएगा? वो वेल डिफाइन सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेस्ट बुक किस में? आप स्टोरी कॉमिक्स की बात कर रहे हो, हॉरर फिल्मों की बात कर रहे हो, थ्रिलर की बात कर रहे हो, तो किस टाइप की बुक चाहिए आपको? तो ये सब एक अलग अलग टाइप्स के हो गए, तो इसको भी हम वेल डिफाइन बोल सकते हैं। तो जो बुक्स का सेट है ना, वो आपके पास एक क्या होगा? वेल डिफाइन सेट नहीं होगा। तो ये वाला बुक्स का सेट, बेस्ट बुक्स, ठीक है, 5 बेस्ट बुक्स बोल दूं मैं, 5 बेस्ट बुक्स, तो इसका कलेक्शन भी आपके पास एक सेट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी लेखक के द्वारा, सिंगल राइटर के द्वारा करके मैं बात करूं, तो आपके पास क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। ठीक है, राइटर्स बुक, अगर मैं राइटर के द्वारा लिखी गई बुक की बात करूं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। क्योंकि एक लेखक अपनी लाइफ में कितनी बुक लिख सकता है वो फिक्स है। उसको पता है कि मैंने हाँ ये बुक लिख दी, तो ये उसकी बुक पब्लिश हो गई, तो 10 लिख दी, 50 लिख दी। या किसी लेखक का नाम लो, मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात करें, बहुत ही पुराने लेखक हैं हमारे हिंदी के, ठीक है, तो उनके लेखक किताबों का सेट आपके पास क्या हो जाएगा? एक समूह हो जाएगा, सेट हो जाएगा, समुच्चय। जिसका सेट को आप हिंदी में नाम मैंने आपको नहीं बताया था, आपको सबको पता भी है, लेकिन फिर भी बताता हूँ। सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। हो जाएगा आपके पास सेट, हो गया आपके पास समुच्चय। तो आपके पास किसी लेखक के द्वारा लिखी गई किताबों का समूह आपके पास क्या होता है? सुपरिभाषित है, वेल डिफाइन है। अलग अलग किताबें आएंगी, ऐसी नहीं एक ही किताब को 2-4 बार लिख दिया, ऐसा तो नहीं, क्योंकि आजकल फोटोकॉपी का ज़माना है, प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो समुच्चय हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास बात आती है इसमें सिंबल्स की। अब बात करते हैं हम सिंबल्स की। तो हमारे पास इस चैप्टर में कुछ सिंबल्स के बारे में आएंगे। तो उन सिंबल्स का क्या नाम है, क्या बोलते हैं? देखो, पहला सिंबल्स हमारे पास है बिलोंग्स टू। ये वाला जो साइन आएगा, ठीक है, सी को ई की तरह बना दिया, बिलोंग्स टू बोलेंगे। ये हो जाएगा फॉर ऑल, फॉर ऑल या फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए। ठीक है, ये होगा देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, जो है कि, या वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, आपके पास एक साइन और आएगा, ये वाला, या इसकी जगह थोड़ा मोटा कर देता हूँ, ये, या आपके पास ऐसे स्लेस। ठीक है, ये इसको बोलते हैं सच दैट। ये आपके पास सच दैट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सिंबल्स हैं जिनको आप क्या बोलेंगे? हमारे पास पहला सिंबल्स है बिलोंग्स टू, कि जैसे किसी एलिमेंट को किसी सेट में बिलोंग करके दिखाना है। कि जैसे मैं बोलूँ कि ए बिलोंग्स टू, ठीक है, ए बिलोंग्स टू बी, मतलब आप कहाँ बिलोंग कर रहे हो? आप जब से नॉर्मली भाषा में पूछते हैं कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब कौन से गांव से, कौन से शहर से, है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से स्टेट से, तो वहाँ पे बिलोंग का मतलब आप कहाँ रहते हैं। तो ये एलिमेंट कहाँ है, कौन से सेट में, कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो इसका यूज उसके लिए किया जाएगा। फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब प्रत्येक के लिए, कि एलिमेंट जो हमने कोई कंडीशन लिख दी और हमने बोल दिया उसकी फॉर ऑल एलिमेंट, कि मतलब प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है, या प्रत्येक एलिमेंट के लिए यही केस लगेगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, कि आपके पास आपने कोई कंडीशन लिखी, देयर एग्जिस्ट लगा दिया कि जो है कि ऐसा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जो है कि। फिर हमारे पास आ गया सच दैट, कि कुछ लिखना है कि ए प्लस बी सच दैट, उसके बारे में कोई कंडीशन जोड़ दी कि ए आपके पास क्या है, एक्स का एलिमेंट है, बी किसका एलिमेंट है, वाई का एलिमेंट है। अभी जब सेट के बारे हम इसका सेट को निर्माण करना पड़ेंगे, सेट को लिखने के तरीके देखेंगे, तो वहाँ पर इनका यूज आएगा, वहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अब सेट के टाइप्स आ गए, कि सेट को लिखने के कौन कौन से टाइप हैं, किस प्रकार से लिखा जाएगा उनको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टाइप आता है रोस्टर रूप या टेबुलर फॉर्म। अब देखो नाम से पता चलता है इसका, टेबुलर मतलब टेबल की तरह। टेबल पर आप बैठते हो, कैसे बैठते हो? एक टेबल पर एक, दूसरी टेबल पर दूसरा, तीसरी टेबल पर तीसरा आदमी। ठीक है, तो मतलब अलग अलग करके, अलग अलग करके, रोस्ट करके, नाम से रोस्टर। रोस्टर मतलब जो भी एलिमेंट्स होते हैं आप उनको क्या करोगे? अलग अलग करके लिखोगे। ये लो, मेरे पास 1 से 4 के एलिमेंट थे, मैंने इनको सबको अलग अलग करके लिख दिया, तो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म आ गई। नेक्स्ट कोई एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा ए ई आई ओ यू। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने सेट के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे मैंने बात की थी कि इसमें ऑर्डर का कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है, अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, अरेंजमेंट कौन सा है, कौन से क्रम में लिखा, इसका कोई मैटर नहीं, ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती, ये वाली बात आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ,
उसके बारे में हमने बात कर ली है। उसके बाद में कि एक इसमें कंडीशन ये आती है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट लिख रहे हो, ये वाली जो है आप उनको क्या बोलते हो, एलिमेंट। अब आप जब भी सेट को लिखोगे, यहाँ वाले अंदर वाले जो भी एलिमेंट आते हैं या अल्फाबेट के टाइप में लिखोगे, इनको हमेशा स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो ऑलवेज स्मॉल लेटर्स इन सेट, यूज ऑलवेज स्मॉल लेटर्स। ठीक है। अगर आप सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट लिखते हो, देखो इनका तो स्मॉल कोई होता नहीं है, इनको लिखोगे आप अंदर वाले एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। अगर बाहर बड़े भी आ रहे हैं, जैसे आपको स्पेलिंग की स्कूल की स्पेलिंग दी SCH, अब आप इनको सेट बनाना है तो आप क्या लिखोगे, S, ठीक है। ये आपके पास सेट बन गया। तो अंदर वाले एलिमेंट जो भी आते हैं हमेशा स्मॉल लेटर्स में आएंगे, ठीक है। और जब हम सेट को डिनोट करते हैं कि आपके पास कौन सा सेट है, अगर मैं इसका नाम ले रहा हूँ, सेट A दे दिया, इसको हमने दे दिया सेट B, तो जो बाहर आप जो डिनोट करते हो वो हमेशा कौन सा लेटर आएगा आपके पास है, कैपिटल लेटर में आना चाहिए, हमेशा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। हमेशा आप इसको कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। ये अंदर वाले एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर्स में, अगर बाहर आप इसको डिनोट कर रहे हो तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में आना चाहिए। तो हमें सेट के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, सेट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म कौन सी होगी कि एलिमेंट्स को हम अलग अलग करके लिख रहे हैं। कोई भी सेट दे दिया, किताबों का नाम आ गया, मुंशी प्रेमचंद की किताबों का सेट, तो आप उसमें ये लिख दोगे मुंशी प्रेमचंद की किताबों का सेट। अब आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आपको उसकी जितनी भी किताबें लिखी हुई हैं उनका सबका नाम अलग अलग करके लिखना होगा, जितनी भी आप उसने किताबें लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद में कोई एक एग्जाम्पल और मैं बोलता हूँ, 1 से 10 तक की संख्या नंबर्स, ठीक है, 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर्स, तो उसका सेट बनाओगे आप। तो उसका सेट कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके पास सेट बनेगा। सर 1 से 10 तक का तो ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया 1 से 1000 तक, तो क्या 1 से 1000 तक गिनती लिखने बैठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 फिर डैश डैश डैश, लास्ट वाला एलिमेंट लिख दो, कितना आएगा, 1000 आएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वरना लेकिन लिखने का तरीका, एक एक एलिमेंट के बीच में कोमा, और सभी एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखोगे। तो ये आपके पास हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सारणीबद्ध रूप, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, टेबल फॉर्म या सारणीबद्ध रूप। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया कि सेट को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये सेट को लिखने के प्रकार हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सेट यानी समुच्चय, और बिल्ड यानी निर्माण करना, तो समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। कि समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लगेंगे कि अगर आपको कोई भी सेट दिया है, उसके एलिमेंट है अलग अलग है, जैसे हमने बात की मुंशी प्रेमचंद की किताबों का समूह है, तो हमने उसकी किताबों का नाम अगर अलग अलग लिख रखा है, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, उसको लिखने का तरीका होता है A इक्वल टू, मैंने इसको सेट नाम दे दिया, ठीक है। A इक्वल टू आपके पास हो गया X सच डेट, ये वाला साइन। आप या तो ये वाला साइन लगाओ, सच डेट का मैंने अभी बताया था, सच डेट के साइन के बारे में, या आप इसकी जगह क्या लगा सकते हो, X सच डेट, ठीक है। फिर बाद में जो भी आपको कंडीशन लिखनी है वो आप लिख सकते हो। तो सामान्यतः आप ये लगाना सच डेट वाला, मुंशी प्रेमचंद की बुक्स का समुच्चय, की किताबों का समुच्चय, ये बन गया आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब और एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास एक से और लेते हैं, x सच डेट 10 से छोटी संख्या का समूह है, तो x क्या है, x लेस देन 10, 10 से छोटी बात करूँ तो लेस देन 10, और x को यहाँ पे एक कंडीशन लिखा दो, कोमा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि 10 से छोटी प्राकृत संख्या को समुच्चय बन गया। तो ये इसको लिखने का तरीका। अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखें तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म होगी, दूसरा फॉर्म रोस्टर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो हमने लिखा हुआ भी है, मैं एक बार दोबारा से बता दूँ, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2
3 और 9 तक लिखेंगे, क्योंकि 10 को हमें नहीं लेना है, क्योंकि 10 से छोटी की बात करें, 10 की बात नहीं, 1 से 10 तक की बात करता तब आपके पास क्या आता, यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाता, या बोलता कि 1 से 10 तक की, है ना। अगर आप इस प्रकार से कंडीशन लिख रहे हो तो भी सही है, या आप ऐसे लैंग्वेज में लिख रहे हो, जैसे इसको मैं दोबारा से लिखूँ, बी सेट जो है एक्स सच डेट एक्स 10 से कम एक प्राकृत संख्या, ठीक है, या x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये आपके पास ये क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में इनमें से किसी टाइप से लिख सकते हो, आप पूरी लैंग्वेज लिख सकते हो, एलिमेंट की कंडीशन बना के लिख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने लिख के बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप। या एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें हम, जैसे हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, तो हम ले लिया, मैंने नया सेट ले लिया सी एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्लास कंडीशन होगी कि अक्स सच दैट, अक्स क्या है, अक्स एक वोवल है, इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एरो डायग्राम, कि अगर जो सेट को हम एरो डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरो डायग्राम और एक तरह से रोस्टर फॉर्म की तरह ही है। आप क्या करते हो, कोई सेट दिया है उसको इस प्रकार से बनाते हो, एक सेट दो सेट, जब ये एरो डायग्राम वाली चीज़ है हम वहाँ पे रिलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। सेट को एलिमेंट्स को आप सेट ए दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आपने इसमें अरेंज कर दिया। तो इस प्रकार का जो सेट है वो डायग्राम है, उसको क्या बोलेंगे, एरो। एरो कब बनता है, जब एक से दूसरे में जाएंगे, यहाँ पर एरो, यहाँ पर एरो, यहाँ पर एरो, तो ये वाला जो साइन बनता है एरो बनता है। इसके लिए कम से कम आपको 2 सेट की रिक्वायरमेंट है, या आप हो सकता है ए से ए में भी एरो बन जाए, ठीक है। जब हम रिलेशन पढ़ेंगे तो रिलेशन में हम इसकी चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। हमने सेट के बारे में क्या बात कर ली कि उसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। एक बार छोटा सा रिवीजन हो जाता है, सेट क्या होता है, ठीक है। सेट का कौन से चैप्टर में करेंगे, सबसे पहले हमने वहाँ से बात स्टार्ट की है। सेट चैप्टर का यूज़ हम करेंगे रिलेशन, फंक्शन, कैलकुलस में, प्रोबेबिलिटी में, सीक्वेंस एंड सीरीज में। उसके बाद हमने पढ़ी इसकी सेट में अरेंजमेंट के बारे में बात की, सेट की डेफिनेशन कि सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग भिन्न भिन्न वस्तुओं या संख्याओं कुछ भी हो सकती हैं, उनका समुच्चय। तो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स यानी संख्या हो गई, समूह हो गए, वस्तुओं की, चीज़ें हो गई, ठीक है। तो वेल डिफाइन होना चाहिए। साथ में कंडीशन मेन इंपॉर्टेंट बात है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। अगर वेल डिफाइन नहीं होगा तो आपका सेट नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद में हमने सेट के कुछ सिंबल्स के बारे में बात की, सेट को कैसे लिखा जाता है, सेट की एग्जाम्पल्स के बारे में बात की कि जैसे भारत की नदियों का समूह है, चाइना की नदियों का समूह है, इस प्रकार के हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, सिंबल्स हो गए। फिर हमने सेट को लिखने के तरीके देखे। पहला तरीका था रोस्टर फॉर्म, दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में कोई एक निश्चित कंडीशन बना देते हैं या किसी निश्चित डेफिनेशन के द्वारा हम उसको एक कोष्टक में लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सेट को हम ऑलवेज रिटन इन always written in curly brackets। सेट ऑलवेज हमेशा किस में लिखा जाएगा, करली ब्रैकेट में। सेट के जो भी एलिमेंट है आप उसको मंजिला कोष्टक, हिंदी में इसको मंजिला कोष्टक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे करली ब्रैकेट। तो सेट के एलिमेंट्स को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और अगर इसके अंदर हमारे पास दूसरी बात कि अगर आप इसके अंदर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो आप उसको एक ही बार लिखोगे, एलिमेंट्स कैन नॉट रिपीट। एलिमेंट कैन नॉट रिपीट, ठीक है। अगर आपने रिपीट कर दिया तो गलत नहीं होगा, लेकिन अब जब भी आप सेट में एलिमेंट्स को लिखो, अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो आप उसको रिपीट नहीं करोगे, आप उसको एक ही बार लिखोगे। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास स्कूल है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स का सेट बनाना है तो आप इसको क्या लिखोगे, SCHO, क्योंकि O 2 बार आ रहा है तो O को एक ही बार लिखोगे आप, तो ये आपके पास एक सेट बन गया, ठीक है। तो ये इसका हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेट के आगे की वीडियो के बारे में। धन्यवाद।